चलिए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपने जो मैंने कल अनाउंसमेंट किया था कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट की क्लास आपसे चर्चा का बिंदु हम बनाएंगे, तो समय न गंवाते हुए उसी क्लासेस को आगे बढ़ाने का प्रयास हम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ध्यान में रहे, इकोलॉजी एनवायरनमेंट का वर्णन लगातार जिस तरीके से क्लाइमेट परिवर्तन हो रहा है, उसी तरह से इकोलॉजी एनवायरनमेंट का भी आप देखोगे बर्डन एग्जाम में बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई ऐसा जोखिम उठाना पड़े या फिर ऐसा कोई जोखिम उठाना पड़े। इसीलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए, जैसा कि आपको पता है, चाहे वो यूपीएससी हो, अगर हम बात कर लें, चाहे वो यूपीएससी हो, सर क्या हो, एक मिनट रुकिए, इसकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं और बढ़ाते हैं, 1 सेकेंड रुकिएगा। हाँ जी, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ठीक है सर, आप देखोगे ज्योग्राफी का वर्णन ठीक ठाक आता है, और इस ज्योग्राफी में आप अगर इकोलॉजी एनवायरनमेंट को शामिल कर देते हैं तो लगभग आप देखोगे विभिन्न परीक्षाओं में 25 प्लस क्वेश्चन यहाँ से आपको बनते हैं, जिसमें ज्योग्राफी से अगर आप क्वेश्चन की बात कर लें तो लगभग 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी से मिल जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन मैपिंग से मिल जाएगा, और इन सब के अलावा आप देखोगे बाकी के जो बचे क्वेश्चन हैं लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास वो आपको इकोलॉजी एनवायरनमेंट से ही देखने के लिए मिलते हैं, जिनका संबंध डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इकोलॉजी एनवायरनमेंट से होता है। इसीलिए मैंने ध्यान में रख करके ये टॉपिक तैयार किया और स्वयं आपके लिए एक पीपीटी तैयार की, क्योंकि अगर हम लिखते आपके सामने तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता और क्लास थोड़ी बड़ी हो जाती। जैसे कि आपको मालूम है, ये एक रिवीजन क्लास है, और रिवीजन क्लास है तो इसका आनंद उठाइए। आपको न केवल हम इकोलॉजी एनवायरनमेंट बल्कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक और इन सब के अलावा करंट अफेयर, घटनासार, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपसे चर्चा का बिंदु बना रहे हैं। यूट्यूब पर पहली बार मैपिंग करंट अफेयर के साथ आपको देखने के लिए मिल रही है, हालांकि इस यूट्यूब पे आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, मैपिंग करंट अफेयर के साथ में। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको निःशुल्क और मुफ्त में एजुकेशन बायर आपका अपना यूट्यूब चैनल दे रहा है, तो इसको एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए समय न गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पर चर्चा करते हैं। देखिए सर, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। जरा समझना, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। मैं पहले आपको दोनों टर्मोलॉजी क्लियर कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? दोनों टर्मोलॉजी, इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा हो गई है, दोनों टर्मोलॉजी मैं आपके बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ सर, बिल्कुल एकदम क्लियर करेंगे, डोंट वरी। रुकिएगा 1 सेकेंड, थोड़ा सा थिकनेस में सेट कर लेता हूँ। ओके, आइए देखिए जरा, सबसे पहले मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ पर्यावरण के बारे में। किसके बारे में सर? पर्यावरण के बारे में। ठीक है सर, पर्यावरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पर्यावरण सर होता क्या है? आप देखोगे किसी जीव या जंतु के, जैसे मैं कहूं, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई जीव है या ऑर्गन है, जो भी आप समझे, फोना एंड फ्लोरा है, इसके चारों ओर पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटकों को ही आप देखोगे इसका पर्यावरण कहते हैं। ये सब क्या है? इसका पर्यावरण है। जैसे आप इस क्लास को रूम में बैठ करके देख रहे हैं, या कहीं भी बैठ करके आप देख रहे हैं, लाइब्रेरी में है या कहीं भी आप बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपके चारों ओर जो भी वस्तुएं हैं, जो भी फोना एंड फ्लोरा हैं, मतलब जीव और जंतु हैं, वो सब आपके क्या हैं? पर्यावरण है, आपका पर्यावरण है। आप जिस पर्यावरण में रहते हैं उसके अंदर जैविक और अजैविक घटकों को शामिल किया जाता है, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। किसी वस्तु या जीव जंतु के चारों ओर पाए जाने वाले जैविक अजैविक घटकों को ही आप देखोगे पर्यावरण कहते हैं, और उन्हीं से मिलकर के पर्यावरण बनता है सर। ठीक है, और पर्यावरण हमेशा आपको पता है कि गतिशील होता है सर।
क्या होता है? गतिशील होता है। एक और हमने यहां पर शब्द को यूज किया है सर, जिसका नाम है, आप देखोगे, पारिस्थितिकी। क्या है? पारिस्थितिकी। अब आइए इसको भी देख लेते हैं, परिस्थितिकी क्या है, ये जो टर्मोलॉजी। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है कि जीवों के समुदाय, जीवों का समुदाय सर क्या है सर? अब मान लीजिए जीवों का एक समुदाय है, ये इसके अंतर्गत जीव बैठे हैं, जीवों का एक समुदाय और जिसमें वह निवास करते हो, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। मतलब कि ये हुआ, जैसे वन फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, ह्यूमन आप हैं, आप सर जहां रहते हैं, ठीक है, आप जहां रहते हैं और एक आप समूह में रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं। आप कहोगे सर मैं तो समूह में नहीं रहता, बिल्कुल रहते हैं सर। मानव एक समूह में रहने वाला प्राणी है, जीव है। जैसा कि आपका परिवार है, आप अपनी फैमिली के साथ में एक समूह में रहते हैं, आप अपने समुदाय में, सिटी वाले, उस टाउन वाले एरिया में पीयर ग्रुप, आप देखोगे फ्रेंडशिप में रहते हैं, तो एक समूह में रहते हैं आप सर। और इस समूह में रह करके ही आप पारिस्थितिकी बनाते हैं। इको सिस्टम भी इसको कहा जाता है और इसके जनक आप देखोगे ओडम को माना जाता है। किसको? ओडम को इसके जनक माना जाता है खास तौर। पारिस्थितिकी तंत्र को हालांकि टेंसले ने 1935 में इस शब्द को गढ़ा था। किसने? टेंसले ने सर। टेंसले ने कब गढ़ा था? 1935 में आप देखोगे पारिस्थितिकी तंत्र के शब्द को गढ़ा था। इट्स क्लियर या नो? साथ ही साथ आप पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, क्योंकि जीवों के मध्य आपसी संबंधों में और पर्यावरण के मध्य आपसी संबंधों में जो संबंध होता है उसी को हम पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। और इसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों शामिल होते हैं और दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। आप देखेंगे कि सर ह्यूमन जब एक्टिविटीज करता है तो उस ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते आप देखेंगे वहां की स्थानीय जो संपदाएं हैं वो भी क्या होती हैं? प्रभावित होती है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। भारत में पाए जाने वाली अरावली पर्वतश्रेणी कब की है सर? गोंडवाना लैंड की है सर। ये आज की नहीं है, गोंडवाना लैंड के समय की ये अरावली पर्वतश्रेणी है सर, जो गुजरात से लगा करके गुरुग्राम, दिल्ली वाले क्षेत्र तक फैली हुई है। और आज ये इस तरीके से लंबत है और इसको बीच बीच में आप देखोगे किसानों के द्वारा तोड़ दिया गया है, क्षरण हो गया है। तो ना केवल इससे यही प्रभावित हो रही है ह्यूमन की एक्टिविटीज से, बल्कि ह्यूमन भी इससे प्रभावित हो रहा है। क्योंकि आप देखोगे इसके अगर वेस्ट की बात कर ले तो यहां आपका है थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। अब थार मरुस्थल से जो आंधी चलती है, हवा चलती है, वेस्टर्न विंड चलती है, पश्चिमी पवनें चलती हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ में कोई ऐसे आंधी तूफान आता है, तो सर उस स्थिति में आप पाओगे कि आपको भी देखने को मिलेगा इसी कटे फटे जोन से भारत के अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, इन क्षेत्रों में आप पाओगे, दिल्ली हो, हरियाणा हो, इन क्षेत्रों में लगातार आपको डस्ट, आपको धूल भरी आंधियां देखने के लिए मिलेंगी, जिससे ह्यूमन और अन्य जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं। इट्स क्लियर है? ये एक इससे बेटर उदाहरण आपको नहीं मिल सकता समझाने के लिए। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। हमने आपको बताया कि सर पर्यावरण क्या होता है, उसके साथ साथ हमने यह भी आपको बताया कि सर पर्यावरण तो है, लेकिन अगर आप इस बात को थोड़ा सा समझ लें तो और भी ज्यादा आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे प्रकृति के नियम के आधार पर, प्रकृति का अपना नियम है सर।
इस प्रकृति में कोई भी वस्तु या जीव जंतु कुछ भी आपको मुफ्त में नहीं मिलता है, कुछ भी आपको मुफ्त में नहीं मिलता है। यहां पर जिस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर जिसका जन्म हुआ है तो उसका विनाश ही निश्चित है। मानव एक मरणशील प्राणी है। रामू मर गया, श्यामू मर गया, खामू मर गया, आत्मा मर गया, सत्वा मर गया, सब मर गए, एक दिन सभी मर जाएंगे। इसीलिए सभी वस्तुएं, चाहे वो जैविक हो या फिर अजैविक हो, इस प्रकृति में सभी को नष्ट होना है, एक न एक दिन सभी को चले जाना है। कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है, ये आप देखोगे सर्वोत्त जानती है। इस पृथ्वी से, इस नेचर से, इस पर्यावरण से ज्ञानी कोई नहीं है। आप भी ज्ञानी नहीं, मैं भी ज्ञानी नहीं हूं, ये ह्यूमन भी ज्ञानी नहीं है, ये साइंटिस्ट जो आपने बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी ज्ञानी नहीं है, बल्कि आप देखोगे सर्वोत्तम कहीं ना कहीं जानती, सर्वोत्तम जो नॉलेज रखने वाला है, सर्वोत्तम जो कहीं ना कहीं ज्ञान रखने वाला है, वो पर्यावरण है सर। इससे बढ़कर कुछ नहीं। क्योंकि याद कीजिए 2013 का केदारनाथ का मुद्दा, किसको याद नहीं है केदारनाथ की वो घटना, जब बादल फटा और बाढ़ आई, हजारों लोगों की डेथ हुई। ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं दुनिया भर में देखने के लिए मिलती हैं। 2023 में आप देखोगे तुर्की में, सीरिया में जो अर्थक्वेक आया, 2023 और 24 के मध्य मोरक्को में जो अर्थक्वेक के साथ साथ सुनामी आई, ये प्रकृति की ही तो देन है, ये प्रकृति ही तो करती है, क्या ह्यूमन करता है सर? तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। प्रकृति हितैषी भी है, प्रकृति निर्मम भी है, और प्रकृति आप देखोगे चंचल भी है। अगर आप इस प्रकृति के साथ सही व्यवहार और सही जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते हैं तो प्रकृति आपको हमेशा फूलों और फलों की भावना की बात करती है। फूलों और फलों की भावना की बात करती है। आप वृक्ष लगाएंगे, पानी बरसाएंगे, फूल पाएंगे, पत्ती पाएंगे, औषधि पाएंगे, फल पाएंगे। लेकिन जब आप पेड़ को काटेंगे, जब आप वृक्ष को काटेंगे, वन संपदा को काटेंगे, ग्लेशियर को तोड़ेंगे, तो सर उस स्थिति में आपको ये विनाश की घटनाएं देखने मिलेंगी। आपको ये विनाश की घटनाएं देखने मिलेंगी, क्योंकि पर्यावरण एक तरीके से प्राकृतिक संसाधन ही तो है, और हमें प्रकृति ने कहा है कि इन प्राकृतिक संसाधनों का आपको उपयोग करना है, उपभोग करना है, ये स्वयं कहती है, परंतु इसका दुरुपयोग ना करें। आप अगर प्रकृति ने आपके लिए वन संपदा बनाया है तो सर आपसे यह भी कहा है कि अगर आप काट तो रहे हो, इस वन संपदा को आपको लगाना भी है। मैंने उगाया है, मैंने इसको सींचा है, लेकिन आपसे कहा है आप इसका उपभोग करो, इसका उपभोग करो, इसको कहीं ना कहीं आप उपयोग में लाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका दुरुपयोग करो। जब जब इस ह्यूमन ने दुरुपयोग इस प्रकृति का किया है, प्राकृतिक संसाधनों का किया है, तो इस प्रकृति ने इसी को क्या किया है? नष्ट किया है। चूंकि आप सभी वाकिफ है और आप जानते भी हैं स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी जी का वो कोट कि इस पृथ्वी पर, मैं लिख देता हूं, इस पृथ्वी पर, इस प्रकृति, प्राकृतिक, आप देखोगे इस प्रकृति के पास, इस प्रकृति के पास मानव जीवन के लिए
अपार मानव जीवन के लिए अपार संसाधन है, लेकिन लालच के लिए कुछ भी नहीं। और मानव इस पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्वार्थी जीव है सर। सबसे बड़ा स्वार्थी अगर कोई है तो मानव है। ये महात्मा गांधी जी थोड़ा बहुत कोटेशन में एक दो शब्द इधर उधर है, लेकिन इसका तथ्य यही है, इसका सार यही है कि पृथ्वी के पास आप देखोगे, इस प्रकृति के पास, इस पृथ्वी के पास, इस पर्यावरण में मानव की जरूरतों को, आवश्यकताओं को, उसके जीवन के निर्वहन के लिए अपार संपदा है, परंतु इस ह्यूमन के लालच के लिए इस पृथ्वी के पास कुछ नहीं है। और लालच जब जब इस मानव ने किया है, तब तक इस प्रकृति ने अपना एक प्रचंड रूप दिखाया है और उसको याद दिलाया है कि हम तो हम हैं, नेचर तो नेचर है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये क्लास स्टूडेंट्स न केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस के लिए भी आपके थॉट क्रिएट करेगी, और ये दोनों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आइए, पर्यावरण क्या है वो मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में। विषय उठता है कि सर पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के घटकों में यहां पर यह भी मैंने लिखा हुआ है कि पर्यावरण क्या है कि आसपास का वातावरण, मतलब कि एक जीव है उसके चारों ओर के पाए जाने वाला पर्यावरण। आप देखोगे ये फ्रेंच वर्ड है एनवायरनमेंट, ठीक है? मतलब होता है घेरना, चारों तरफ से किसी भी वस्तु को, जीव जंतु को घेर लेना ही पर्यावरण कहलाता है। इट्स क्लियर? पर्यावरण खासतौर पर आप देखोगे इसमें जो घटक हैं, इसमें दो तरीके के, आप देखोगे तीन तरीके के घटक आपको मिलते हैं। एक होते हैं जैविक घटक, एक होते हैं अजैविक घटक, और एक होती है ऊर्जा। ठीक है? क्या क्या होते हैं? जैविक घटक और अजैविक घटक और ऊर्जा। आइए थोड़ा सा पहले आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जैविक घटकों पर। किस पर बात करते हैं? जैविक घटकों पर। जैविक घटकों में अगर आप देखोगे तो इसके अंतर्गत पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। जैसे अगर मैं बात कर लूं तो इसके अंदर क्या है? प्लांट आपको मिलेंगे, इसके अंतर्गत आपको सूक्ष्म माइक्रो बैक्टीरिया मिलेंगे। इन सब के अलावा आपको इसमें स्वपोषी देखने के लिए मिलेगा, परपोषी, और इन सब के अलावा मृतपोषी। इट्स क्लियर या नो? आई होप, मुझे लगता है कि चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी, एक होता है मृतपोषी। बट थोड़ा सा समझिएगा, जो स्वपोषी होता है सर, यह अपना जीवन स्वयं अपने आप पर डिपेंडेंस होता है। वन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर देखिएगा, हम समझाते हैं स्वपोषी। ठीक है? रुकिएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि मुझे एक प्लांट बनाना है, तो मेरे पास सुविधाएं हैं, तो सुविधा का उपयोग करा जाए। देखिए सर, ये एक प्लांट है सर, ठीक है? ये एक पेड़ है।
एक पेड़ ये है, आपकी सुविधा के लिए मैं बना दे रहा हूं, और यहीं पर आपको कुछ घास देखने के लिए मिल जाएगी। होती है कि नहीं घास? इट्स क्लियर? यही आपको घास मिल जाएगी सर। ये पेड़ हैं सर, 2 पेड़ हैं, मैंने आपको दिखा दिया। ये सर स्वपोषी हैं, ये किसी पर डिपेंडेंसी नहीं बनाते हैं, ये स्वयं अपना भोजन आप देखोगे प्रकृति से, नेचर से बनाते हैं। सूर्य का प्रकाश आ रहा है सर, सनलाइट आ रही है, लघु तरंगे आती हैं, दीर्घ में वापस चली जाती हैं। आप देखोगे पेड़ 2 तरीके का काम करते हैं, CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। O2 रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये आप देखोगे जल, ये मिट्टी से लेते हैं, विभिन्न खनिज पदार्थ आप देखोगे मिट्टी से लेते हैं। ये स्वपोषी होते हैं सर, स्वतः अपना भोजन, ऑटोट्रोपिक्स इनको कहते हैं, स्वतः अपना भोजन ये बनाते हैं। ये मैंने प्लांट लिए हैं पहले, इसके अंतर्गत आपको एल्गी भी आते हैं सर। क्या आते हैं? एल्गी भी आते हैं। ये भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, स्वयं बनाते हैं। बस सूर्य का प्रकाश इनको चाहिए, ये अपने आप अपना ऑटोमेटिकली जीवन निर्वहन करेंगे। सर परपोषी की बात कर लेते हैं हम। किसकी बात कर लेते हैं? परपोषी। चूंकि परपोषी का मतलब होता है, आप देखोगे इसको इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोट्रोपिक्स। क्या कहते हैं इसको? हेट्रोट्रोपिक्स। और ये हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंस इसकी बनी रहती है, इसी में आपको आंसर छुपा हुआ है, परपोषी। जो दूसरों पर निर्भर हो उसको हम परपोषी कहेंगे ही कहेंगे। अब ऐसा कौन है सर? इसमें 2 तरीके के जीव जंतुओं को रखा जाता है, ठीक है। इसमें 3 रखते हैं सर। आप देखोगे जो हेट्रोट्रोपिक की बात हम कर रहे हैं, हेट्रोट्रोपिक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत हम 3 समूह को रखते हैं, 3 ग्रुप को रखते हैं। एक होता है आपका हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। दूसरा होता है आपका कॉर्निवोरस, और तीसरा होता है आपका ओमनिवोरस। तीनों को समझिए। हर्बीवोरस होते हैं सर शाकाहारी, जो जीव जंतुओं को न खाकर के पेड़ पौधे हरी पत्तियों को कंज्यूम करते हैं, उसको हर्बीवोरस कहते हैं। जैसे बकरी है, क्या है सर? क्या मांस खाती है? नहीं। किसी जीव जंतु को खाती है? नहीं। जैसे कीट पतंगे हैं, आपने देखा होगा हमेशा विभिन्न पत्तियों को वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। ये हर्बीवोरस होते हैं, ये हर्बीवोरस होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये प्राथमिक उपभोक्ताओं की सूची के अंतर्गत भी रखे जाते हैं। ऊर्जा के स्तर पर, पोषण स्तर के स्तर पर आप देखोगे इसको द्वितीय उत्पादक स्तर के रूप में माना जाता है, क्योंकि इनने स्वपोषी को खाया है, हरी घास पेड़ पत्तियों को इसने खाया है, हर्बीवोरस ने, बकरी ने, घोड़े ने, ठीक। लेकिन कॉर्निवोरस का मतलब होता है कि सर मांसाहारी, जो मांस खाते हैं। और इसमें भी 2 कैटेगरी होती हैं। मांसाहारी हैं जो प्योर मांस खाते हैं, और ऐसे मांसाहारी हैं जो आप देखोगे हर्बीवोरस को खाते हैं। शाकाहारियों को खाने वाले मांसाहारी और मांसाहारियों को खाने वाले मांसाहारी, दोनों में एग्जाम्पल देता हूं। शाकाहारियों को खाने वाले मांसाहारियों की बात कर ले, जैसे शेर है, ये मांसाहारियों को खाने वाला मांसाहारी की सूची के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे भेड़िया है, भेड़िया किसको खाएगा? बकरी को खा जाएगा, खरगोश को खा जाएगा। और जैसे भेड़िया है, भेड़िया आप देखोगे ये हर्बीवोरस को खाने वाला मांसाहारी है। इसमें भी थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है।
शेर ऐसा नहीं है कि आप देखोगे केवल ये कार्निवोरस को ही खाएगा, मांसाहारी मतलब ऐसे को खाएगा जो मांस को खा रहा है, नहीं, ये उसको भी खा सकता है जो हर्निवोरस को खाता है, मतलब पेड़ पत्तियों को खाने वाला, ये बकरी को भी खा जाएगा, ये मानव को भी खा जाएगा। मानव है आता है सर्वहारी, इसको ओमनिवोरस कहते हैं। इसका कोई अपना धर्म नहीं होता है, इसको घास दे दो वो भी खा लेगा, इसको मांस दे दो वो भी खा लेगा, इसको सड़ा गला दे दो वो भी खा लेगा। मानव आप देखोगे सर्वहारी और सर्वविनाशी भी कहा जाता है, इसका अपना एक सिचुएशन नहीं है। जरा आप एक ह्यूमन को देखिएगा, उसका स्टोमक देखिएगा कितना सा है, तब वो ओमनिवोरस है, सर्वहारी है सर। अगर होता हाथी बड़ा जितना तो पता नहीं किस कैटेगरी में इसको रखते और कब तक ये इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु को खा गया होता। समझ पा रहे हैं? जरा सोचिए, इत्तू सा पेट बनाया है, अमाशय में आपका स्टोर होता है। जब बायोलॉजी पे आऊँगा तो बताऊँगा आपको, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर आपके मृतपोषी। आइए मृतपोषी की बात कर लेते हैं। मृतपोषी सर क्या है? ठीक है, मृतपोषी सर क्या होते हैं आइए देख लेते हैं। इसको बोलते हैं डीकंपोजर। क्या बोलते हैं? डीकंपोजर इसको कहा जाता है सर, ठीक। डीकंपोजर में आप देखोगे बैक्टीरिया शामिल किए जाते हैं जो खास तौर पर इसमें शामिल होते हैं। इनका मूलभूत काम होता है, मूलभूत उद्देश्य होता है कि गले सड़े को कंज्यूम करना, मतलब जो गला हुआ है, सॉरी, जो आप देखोगे गला हुआ है, आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट टूट जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, पतझड़ होता है, कहां चला जाता है? सबको सब बैक्टीरिया क्या करते हैं? डीकंपोजाइट कर देते हैं। कठोर कार्बनिक पदार्थों को आप देखोगे सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने का काम करते हैं डीकंपोजर। किसी जीव की मृत्यु हो गई, भाई आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस एरियाज में रह रहे हैं, जिस टेरिटरी में आप रह रहे हैं, वहां पर तो ह्यूमन उसको साफ कर देगा, दफना देगा। बट अगर मान लीजिए हाथी है, जंगल में है, और ऐसा जंगल जिसमें ह्यूमन नहीं जा सकता और उसकी डेथ हो जाए, बट उस स्थिति में उस हाथी को कौन दफनाएगा? नहीं दफनाएगा कोई भी। कुछ जीव जंतु उसको खा जाएंगे और बाकी को बचा हुआ जो उसका होगा उसको डीकंपोजाइट किया जाएगा। और वो नेचर के अपने पार्ट हैं, इनको आप देखोगे प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है, मृतपोषियों को। अगर ये इस प्रकृति पर ना होते तो आज जीवन आप देखोगे मानव का संभव ना होता। बड़े ही जरूरी और बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं सर ये। किसी जीव की मृत्यु हो जाए, कोई जानवर मर जाए, उसको आप देखोगे ठिकाने लगाने का काम, उसको सरल आप देखोगे कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने का जो काम करते हैं वो आपके कौन करते हैं? वो आप पाओगे महोदय आपके यही करते हैं, आपके यही करते हैं। ये लसलसा पदार्थ छोड़ते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, और एक नहीं होते सर, हजारों करोड़ों मिलियन की तादाद में ये होते हैं। मैंने स्वयं इनको देखा है सर, आपने नहीं देखा है? कोई अगर कभी आप जाएं तो आपको शायद आप नहीं देख पाएंगे, सिचुएशन बहुत खतरनाक होती है। कोई जीव मरा हुआ है तो वो जीव जब मरा होता है उसमें से स्मेल बहुत बुरी आ रही होती है, और वहाँ पर क्या है आप देखोगे वो सड़ला होता है, उसका मांस सड़ला होता है। तो उस स्थिति में आप देखोगे वहाँ पर छोटे छोटे बैक्टीरिया आपको मिलेंगे वाइट कलर के, वो ऐसे बुरी तरीके से उसमें एक्टिविटीज़ करते हैं आप देख नहीं सकते, ठीक है। और देख ले तो फिर खाना खाना थोड़ा आपके लिए डेंजर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये होते हैं सर, और लेकिन ये प्रकृति के लिए बहुत जरूरी हैं, ये सफाई कर्मी के रूप में जाने जाते हैं। इट्स क्लियर या नो? मुझे लगता है कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए सर, ये हो गया आपका स्वयपोषी और परपोषी, ठीक है, जैविक घटक। अजैविक घटक क्या होते हैं अब उसको देख लेते हैं सर। अजैविक घटक का मतलब होता है कि जिसमें जीवत ना हो, जिसमें जीव ना हो, जिसके चोट मारने से चोट न लगती हो, काटने से काटा ना जाते हो, ठीक है। ऐसे अजैविक घटकों को एबायोटिक के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। इसमें खास तौर पर आप देखोगे 4 भागों में इसको बांटा जाता है। अजैविक घटकों को जो एबायोटिक इसको कहते हैं, एबायोटिक जो आपके हैं, अब इसको हम 4 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में महोदय?
4 भागों में बांट लेते हैं। 4 में कौन कौन से? एक है सर आपके जलवायु के आधार पर, दूसरा है आपका मृदा के आधार पर, तीसरा है आपको अकार्बनिक पदार्थ के आधार पर, नॉन कार्बनिक पदार्थ के आधार पर, और चौथा है आपको कार्बनिक पदार्थ के आधार पर, CO। ठीक है। जलवायु के आधार पर आप देखोगे क्या क्या रखे जाते हैं सर? आपका तापमान है सर, ठीक है, क्या है? आपका तापमान है, मतलब टेम्परेचर इसके अंतर्गत आता है। क्या आता है सर? टेम्परेचर। सर देखिए, तापमान का आप देखोगे इस मानवीय जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे सर? जिस एरियाज में तापमान अधिक होगा वहाँ की संस्कृति, वहाँ की पर्यावरण, वहाँ की जैव विविधता आपको डिफरेंट मिलेगी। जहाँ पर टेम्परेचर आपका कम होगा वहाँ पर जैव विविधता आपको क्या मिलेगी? डिफरेंट मिलेगी। जैसे वन फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस पृथ्वी के स्ट्रक्चर को समझ पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर है इक्वेटर और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ आप देखोगे कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ मैक्रोन है। यहाँ पर आप देखोगे टेम्परेचर पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। ये ऊपर देखेंगे ये नॉर्थ गोलार्ध है और इधर साउथ गोलार्ध है। इस क्षेत्र में पृथ्वी पर आप देखोगे टेम्परेचर लोएस्ट माना जाता है। ठीक है, ग्लेशियर फॉर्म में यहाँ पर बर्फ है। यहाँ पर आपको पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, जीव जंतु इतने नहीं मिलेंगे, बरसात इतनी नहीं मिलेगी, लेकिन सर सारी एक्टिविटीज कहाँ मिलेंगी? इक्वेटर वाले क्षेत्र में। सदाबहार वनस्पति कहाँ पर मिलेंगी? बड़े से छोटे जीव जंतु कहाँ पर मिलेंगे? दुनिया भर की चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? ह्यूमन एक्टिविटीज कहाँ पर हो रही है सर? इस इक्वेटर वाले क्षेत्र में, जहां पर तापमान अधिक मात्रा में आपको दिख रहा है। इट्स क्लियर ये नो? टेम्परेचर का इतना बड़ा रोल आपके जीवन में होता है। मृदा जो इस पृथ्वी पर इस जैव विविधता को, इस पर्यावरण को एक जीव, एक आधार प्रदान करती है। जहां पर सर जलोढ़ मिट्टी है, जहां पर लेटराइट मिट्टी है, जहां पर दोमट चिकनी मिट्टी है, जहां पर ब्लैक सोयल है, आप पाओगे कि सर वहां का उत्पादन क्षमता, वहां की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। वहां पर आपको बहुत कम मात्रा में ही बहुत अधिक चीजें उत्पादक आपका हो जाता है। ये इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसको भी आप ऐसे ही समझ लेंगे। जब आप बात करते हैं सर पृथ्वी की, और जब हम बात करते हैं इक्वेटर वाले क्षेत्र की, जो 0 डिग्री से आप देखोगे 30 डिग्री दोनों गोलार्धों में होता है, टेम्परेचर तो है ही है। यहाँ पर आप देखेंगे सोयल भी बहुत अच्छी है सर, यहाँ की मिट्टी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इधर देखिए, आप कुछ उत्पाद कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि मिट्टी तो आपको मिल ही नहीं रही। और मिट्टी है तो पर्वतीय पहाड़ी मिट्टी है, कठोर पत्थर है, कैसे बनाओगे यहाँ पर? किस तरीके से आप कर सकते हैं? ये सब नहीं कर सकते सर। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। इन सब के अलावा आप देखोगे नॉन कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो भी इसके अंतर्गत रखे जाते हैं सर। जल है सर, जल ही जीवन है, वृक्ष लगाओ पानी वर्षाओ, ये तो आपने सुना ही होगा। ठीक है। वायुमंडल, ये आप देखोगे प्रकृति के लिए बड़ा ही जरूरी होता है, उपयोगी होता है। और इसके अंतर्गत क्योंकि ये जीव जंतुओं के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है, यही वायुमंडल है जो हमें खड़े होने में, चलने में, श्वसन प्रक्रिया को और मानव को जीवन प्रदान करने में मौजूद होता है। इसमें आप देखोगे 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और शेष अदर गैसें होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है सर आपके लिए। ठीक है। मृदा की बात कर ली, एबायोटिक में आप देख रहे हैं। उसके बाद आता है सर ऊर्जा। ऊर्जा सर क्या है? ऊर्जाओं की अगर हम बात कर लें तो इस ऊर्जा में आपको महत्वपूर्ण जो मिलेगा, अगर हम उसकी बात करें तो ऊर्जा में महोदय आप देखोगे, ऊर्जा में खास तौर पर आपको एक पार्टिकुलर रीजन में, क्षेत्र में पड़ने वाली प्रकाश ऊर्जा, एक यूनिट ऊर्जा को ही हम ऊर्जा कहते हैं। मतलब पृथ्वी पर पड़ने वाला तापमान, टेम्परेचर। ठीक है। और ये टेम्परेचर कन्वर्ट होता है किसके द्वारा? हर्बीवोरस के द्वारा। ये टेम्परेचर कन्वर्ट होता है आप देखोगे प्लांट के द्वारा एनर्जी में।
और इसी एनर्जी इस पृथ्वी पर उस यूनिवर्स में, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, एनर्जी सबको चाहिए। मैं तब तक आपको पढ़ा सकता हूं जब तक मेरे अंदर ऊर्जा होगी। जैसे जैसे 100 यूनिट में से ऊर्जा कम होती चली जाएगी, वैसे वैसे मैं स्लो डाउन होता चला जाऊंगा। आपके पढ़ने की क्षमता कम होती चली जाएगी, मतलब दिमाग की नहीं, आपके सोचने और समझने की क्षमता कम होती चली जाएगी, क्योंकि आपको ऊर्जा की जरूरत होती है। आप नहीं बैठ सकते हैं, आप नहीं चल सकते हैं, सबको ऊर्जा चाहिए। मानव ने भी आप देखोगे इलेक्ट्रिकल वाहन बनाए, मानव ने भी संसाधनों के लिए, परिवहन के लिए आप देखोगे वाहन बनाए, उनका भी उद्देश्य क्या है, वो भी आप देखोगे चलते किससे हैं, इलेक्ट्रिशियन से। वो उनको भी लिए क्रूड ऑयल चाहिए, ऊर्जा चाहिए। हर किसी को ऊर्जा की जरूरत है, ऊर्जा की आवश्यकता है, और बिना ऊर्जा के आप कुछ नहीं कर सकते। प्लांट से आप देखोगे ऊर्जा आपको मिलती है। हम हरी पत्तियों को खाते हैं, जीव जंतु हरी पत्तियों को खाते हैं, वो ऊर्जा ही तो लेते हैं। जो स्वयपोषी होते हैं सर, वो 100% होते हैं अपने आप में, ठीक है। हमारे अंदर घटती बढ़ती रहती है क्योंकि हम एक्टिविटीज करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लांट आप देखोगे चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, नाच रहे, गा रहे, नहीं। प्लांट तो खड़े हुए हैं, अपवाद के रूप में हैं कुछ ऐसे प्लांट जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, परंतु नॉर्मल सी अगर बात है, सामान्यतः आप देखोगे प्लांट स्थिर रहता है। आपने अपने घर में जो लगाया होगा, वो ऐसा नहीं है कि पता चल रहा है आपने बैठका में लगाया, आंगन में लगाया और आंगन से जाकर के वो रोड पे चला गया, ऐसा तो नहीं होता ना आपकी तरह। जैसे आपको कहते हैं मम्मी इधर रहे, तो आप चले जाते बाहर। तो ये कई चीज़ें आपको देखने के लिए स्टूडेंट्स मिलेंगी। इट्स क्लियर या नो? तो ऊर्जा का बड़ा इम्पोर्टेंस है सर मानव सभ्यता को, और हर एक जगह आप देखोगे बिना ऊर्जा के नहीं है। इसका महत्व है, इसके प्रति समस्याएं हैं, और पर्यावरण के अनुकूलन की बात है। आइए बात कर लेते हैं आगे, प्रकार की बात करते हैं सर। पर्यावरण आपको 3 प्रकार का देखने के लिए मिलता है। एक होता है भौतिक पर्यावरण, एक होता है जैविक पर्यावरण, एक होता है सांस्कृतिक पर्यावरण। जो भौतिक पर्यावरण होता है उसमें हम भौतिक जरूरतों को पूरा करते हैं। अगर मेरे पास में कुछ इलेक्ट्रिकली डिवाइस है, भौतिक मतलब आप देखोगे आपके पास में सोना चांदी है, फोन है, लैपटॉप है, बुक्स हैं, टेबल है, चेयर है, मेज है, ये सब क्या है? भौतिक हैं, जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप स्पर्श कर सकते हैं, जिसको आप जान सकते हैं, जिसको आप यूज कर सकते हैं, भौतिक है। जैविक पर्यावरण का मतलब होता है जिसमें जीव होता है, जिसके अंदर जान होती है, जिसमें सांस होती है, जिसमें आत्मा परमात्मा का कॉन्सेप्ट लागू होता है, उसको हम जैविक पर्यावरण कहते हैं। आप एक जैविक पर्यावरण के भाग हैं, उसके घटक हैं, आप उसके पार्ट हैं। पेड़ पौधे हैं, जितने भी संजीव हैं, जो श्वसन की प्रक्रिया में हैं, जो सांस ले रहे हैं, जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये सब क्या है सर? ये आप देखोगे जैविक पर्यावरण के उदाहरण माने जाते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण जो कल्चरल है सर, आपका मानव का अपना संस्कृति होती है, मानव की एक संस्कृति होती है, हर एक जीव जंतु की अपनी संस्कृति होती है, तो यही उसका एक पर्यावरण के रूप में जाना जाता है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आप देखोगे, आप जलमंडल को बात कर लेंगे, आप स्थल मंडल और वायुमंडल की बात कर लेंगे। और याद रखना स्टूडेंट्स, आप देखोगे एक डायग्राम मैं शो कर देता हूं यहां पर, जरा समझना। मैंने 3 बना लिए। यहां पर आप देखोगे जलमंडल है, यहां पर स्थल मंडल है, और यहां पर वायुमंडल है। अब यहां पर एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, इसको मैं क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ये वाला क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? और यही क्या है, जैव मंडल है। और इसी जैव मंडल का हमें अध्ययन करना होता है सर। तो जलमंडल, जिसमें आप देखोगे पृथ्वी पर अगर हम देखें जलमंडल 75% पृथ्वी पर क्या है, वाटर है, और 25% आपको स्थल देखने के लिए मिलेगा। इस 75% में भी आप देखोगे लगभग 1% से कम मात्रा में आपका फ्रेश वाटर है। बाकी का जो 99% प्लस जो वाटर है, ठीक है, वो वाटर आपको सैलिटरी वाटर, खारा पानी, मरीन वाटर, लेकिन 1% से कम वाटर आपको क्या मिलेगा, आप देखोगे ये स्वच्छ वाटर, फ्रेश वाटर आपको देखने के लिए मिलेगा। इट्स क्लियर है? तो ये भी ध्यान में रखना। ये पूछा जा चुका है, ग्लेशियर में है, उसमें है,
ठीक है, यूपीएससी ने ऐसा 2022 में क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वाटर है वो किस में है, तो जो सिल्ट है, जो आपका ओशन है, ठीक है, जो ओशन है उसमें है सर सबसे ज़्यादा, ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। स्थलमंडल 25% है, आप सभी देखते हैं, जानते हैं। वायुमंडल मैंने आपको अभी बताया कि सर इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण खासतौर पर आप देखोगे स्टूडेंट्स, इसमें वनस्पति समूह और जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है और इसी से जैव समूह बन जाता है। सांस्कृतिक आप देखोगे पर्यावरण में मानव के आर्थिक और सामाजिक कल्चरल चीज़ों को रखा जाता है और इसी से हम क्या कहते हैं, इसी को हम सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। विषय उठता है कि सर पर्यावरण में जैव विविधता, पर्यावरण में आप देखोगे जैव विविधता होती है, मतलब जीवों की विविधता होती है। इतनी विविधता कि मानव उसको समझ ना सके, मानव उसको जान ना सके। कितने समय से मानव इस पृथ्वी पर है, जरा सोचिए। आज वर्तमान में बता रहे हैं, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले 100% तो जीव जंतुओं में से केवल इस मानव ने, इस ह्यूमन ने 10% जीव जंतुओं का ही अध्ययन किया है। अभी आपके लिए 90% जीव जंतुओं का अध्ययन करना बाकी है, आपने केवल 10% किया है। जरा सोचिएगा, इतना इस प्रकृति पर है, हमने केवल 10% अध्ययन किया है, इतना सब कुछ जो हमारे आस पड़ोस जिसको हम जानते हैं। तो जैव विविधता, जहां पर जीवों की विविधता हो, जहां पर कई चीजें आपको देखने के लिए, विभिन्न प्रकार के पर्यावरण देखने के लिए, विभिन्न प्रकार के आपको पारिस्थितिकी तंत्र देखने के लिए, उसमें जैव विविधता मिलती है। आवास सर, अगर आपको किसी के भी जैव विविधता का, अगर आपको किसी के भी पर्यावरण का विखंडन करना है तो उसके आवास को विखंडित कर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा सर। ऊर्जा सबके लिए है और इन सब का मैं आपको बता दूं, इन सब का संरक्षण भी क्या है, बहुत जरूरी है। अगर आपके आवास का संरक्षण नहीं जरूरी है, मैं कहूं मान लीजिए एक बॉक्स बना देता हूं, ये एक बॉक्स बना देता हूं, ये यहां पर रहता है टाइगर और यहां पर रहता है एलिफेंट। अब मान लीजिए आपने टाइगर का ये जो है ये छोटा कर दिया बॉक्स, इसका भी छोटा बॉक्स कर दिया, ह्यूमन एक्टिविटीज यही तो कर रहा है। यहाँ पर एग्रीकल्चर करने लगा, वशीपत होगी, बिल्डिंगें बन गई, टूरिज्म प्लेस बन गई, XYZ चीज़ें बन गई। अब छोटे क्षेत्र में रह रहा है जहाँ पूरे में घूमता था, तो ये हिंसाएं करेगा सर, ठीक है। और ये यदि इसमें से निकल गया इधर और ये इसमें से इधर, तो फिर तो समस्याएं पैदा कर देंगे। यही तो सर, इसलिए इन सब का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। आपने अगर किसी का आवास तोड़ दिया जीव जंतुओं में, तो ध्यान में रखना वो उसके अस्तित्व पर संकट आ जाता है, तो इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। पर्यावरणीय अनुकूलन के आधार पर देखो क्या है सर, अनुकूलन का मतलब क्या है सर, इसको बोलते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन, अडेप्टेशन का मतलब होता है कि सर उसके अनुकूल, मतलब किसके, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहां पर बताता हूं अडेप्टेशन में क्या है। देखिए थोड़ा सा समझना, अडेप्टेशन का मतलब यह है कि मान लीजिए जो टेम्परेचर है वो पृथ्वी का बढ़ गया, तो आपको क्या करना है, आप ऐसी जगह रहेंगे अब जहां पर तापमान नॉर्मल हो या फिर कम हो, अपेक्षाकृत किसके, इसके, ठीक है। ये आप उसके अनुकूल चलेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर सर्दी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर कोल्ड में चला गया, बहुत ठंडा माइनस में चला गया, तो आप अपने आप को गर्म कर लेंगे या ऐसे स्थान पर चले जाएंगे या फिर गर्म कर लेंगे, स्वेटर पहन लेंगे, जैकेट पहन लेंगे। लेकिन सर ऐसा नहीं करेंगे, रेफ्रिजरेटर चला लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि एसी चला लेंगे। अगर आप ये कर रहे हैं तो उससे मिटिगेशन होता है, ना कि अडेप्टेशन होता है। अडेप्टेशन होता है कि उन काल समय परिस्थितियों और उस पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना ही पर्यावरण कहलाता है, यही आपका अडेप्टेशन कहलाता है। और भारत अडेप्टेशन कर सकता है, अभी मिटिगेशन नहीं कर सकता। और यही तो मुद्दे उठते हैं सर, UNFCCC का जो मुद्दा आया है वो यही तो है, यही तो चीज़ें आपको मिलेंगी महोदय समझने के लिए, यहीं पर सब कुछ आपको मिलेगा पढ़ने के लिए।
तो पर्यावरण के अनुकूलन सर संरचनात्मक स्तर पर आप करें, व्यवहारिक स्तर पर आप करें, शारीरिक स्तर पर आप करें। संरचनात्मक स्तर का मतलब यहाँ पर यह है कि आप अपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाएं वो पर्यावरण के अनुकूल हो। जैसे अगर आप रोड बना रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना रहे हैं, तो सर कैसे हो? पर्यावरण के अनुकूल हो, कम से कम प्रदूषण करें, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वो वायु प्रदूषण हो। समझ पा रहे हैं? ऐसा संरचनात्मक स्तर बनाना कि आपने अगर रोड बना दिया तो उसमें हम प्रकृति के अनुकूल बनाए, वो टूटे फूटे ना, उससे दोहन ना हो प्रकृति का। व्यवहारिक स्तर पर हम व्यवहार ऐसा करें पर्यावरण के अनुकूल हो। ऐसा ना हो पता चल रहा है कि गर्मी लगे जा रही है, गर्मी लगे जा रही है और सब अब एसी लगवाने स्टार्ट करती है, तो समस्याएं हो जाएंगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कि सबका व्यवहार ऐसा हो गया कि पाए जाने वाले प्रकृति पर जो भी वन संसाधन है उनका सब शोषण और दोहन कर रहे। नहीं सर, शारीरिक स्तर पर कीजिए, अपने आप को मेडिटेशन कीजिए, योगा व्यायाम कीजिए, शरीर को स्वस्थ बनाने का प्रयास कीजिए। मार्केट जा रहे हैं तो ये नहीं कि सर पॉलिथीन में आपने 10 सब्जी ली तो 10 को अलग अलग करवाए। नहीं सर, एक घर से लेकर के जाइएगा कपड़े और प्लास्टिक का थैला। प्लास्टिक मतलब जो एक तरह जूट का थैला लेकर के जाइएगा। अब जूट का थैला मिलता है आपको, उसको लेकर के जाइएगा और लगाइएगा, तब आपका शारीरिक स्तर पर होगा। सर समस्याएं कई हैं सर, पर्यावरण क्षरण की समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है। प्रदूषण आप देखोगे, जलीय प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, इन सब के अलावा इलेक्ट्रिकल से प्रदूषण है, इन सब के अलावा लाइट पोल्यूशन है। पर्यावरण का क्षरण आज आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में, अगली जो क्लासेस होंगी उसमें बताएंगे। आप देखोगे नेक्स्ट जो विषय उठता है कि सर टुंड्रा क्षेत्र की जो वनस्पतियां क्या हैं। ये तो हमने खास तौर पर उन क्षेत्रों के बारे में हम बात कर रहे हैं, पर्यावरण को आगे लेकर के आ रहे हैं। इस क्लासेस में खासतौर पर उन विषयों पर ज़्यादा मंजाई हो रही है जो विषय मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। टुंड्रा क्षेत्र की जो वनस्पतियां हैं उसमें आप देखोगे कवक है। क्या है सर? उसमें आपका कवक है, ठीक है, लाइकेन है, और लाइकेन में शिवाल और उसके साथ साथ कवक को मिला दें तो एक सहजीवी संबंध बनाते हैं, मतलब एक साथ रहते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण का एक बेहतरीन सूचकांक के रूप में काम करता है और लिटमस पेपर के निर्माण में इसका यूज किया जाता है, ध्यान रखेंगे। टेगा क्षेत्र की वनस्पतियां आप देखोगे शंकुधारी होती हैं। कैसी होती है? शंकुधारी। उनके पत्ते क्यों होती हैं? क्योंकि सर यहां पर अगर बर्फ पड़े तो वो सीधी बर्फ डले और नीचे गिर जाए। क्योंकि लगातार कंटिन्यूअसली क्षेत्रों में बर्फ गिरता रहता है तो वनस्पतियों को आप देखोगे फिसल करके वो नीचे आ जाती हैं, जिससे वनस्पतियां उसके अनुकूल और अपना जीवन व्यतीत कर लेती हैं। इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं, वाष्पोत्सर्जन कम करती हैं ताकि ऊर्जा इनमें बनी रहे। वर्षा वनों की वनस्पतियों की बात कर लें तो यहाँ पर आप देखोगे संघनन होते हैं, कठोर होते हैं और बहुत ज़्यादा वन आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर लेटराइट मिट्टी आपको देखने के लिए मिलेगी। मरुस्थल जिसको डिजर्टिफिकेशन कहते हैं, वनस्पतियां आप देखोगे इस क्षेत्र में। वर्षा वनों में सदाबहार वन भी पाए जाते हैं सर, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात देखने के लिए मिलती है। वहाँ पर पर्णपाती, अर्ध पर्णपाती, शुष्क आदि क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलते हैं। इन सब के अलावा मरुस्थलीय जो वनस्पति होती हैं आप देखोगे इसमें जो पत्ते होते हैं वो मुलायम होते हैं और ख़ास तौर पर पानी की तलाश में उनकी जो जड़ें होती हैं वो नीचे चली जाती हैं। कांटेदार इनके पत्ते आप देखोगे एक तने में, नुकीले में परिवर्तित हो जाता है कि वाष्पोत्सर्जन कम हो सके। झाड़ी के रूप में होते हैं। जल जो है गहराई में लंबे समय तक आप देखोगे मिलता है। कैक्टस जैसे आप बबूल, खेज, खजूर आप बात कर सकते हैं, वो सब इसी के उदाहरण हैं। वही मैंग्रोव की बात कर लें, भारत सरकार का एक प्रोग्राम है सर मिस्टी। क्या प्रोग्राम है इसको लेकर के? मिस्टी। इसका उद्देश्य है भारत का जो कोस्टल रीजन है
इस कोस्टल रीजन में भारत के हम मैंग्रोव वृक्ष लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मैंग्रोव वृक्ष हम लगाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। खारे पानी में यही आप देखोगे ये जीवित रहती हैं, इनके डूबने के बाद भी ये जीवित रहती हैं, और ये भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। तो मिस्ट्री प्रोग्राम 2023 में ये आप देखोगे 2023-24 के बजट में इसकी चर्चा की गई थी और अभी भी की गई थी सर, तो ये ध्यान में रखना है। आप देखोगे ये श्वसन मूलतः रूप से ये मैंग्रोव हमने दर्शाया है, मैंग्रोव है सर, ये दलदली क्षेत्र है यहाँ पर जिसको मॉर्श बोलते हैं। अब मैंग्रोव है, इसकी जड़ें हैं, यह ऐसे अपनी जड़ें इस तरीके से घुमा लेता है, तो ये श्वसन मूल के रूप में काम करती हैं। इसी प्लांट को हम क्या कहते हैं? प्लांट को आप देखोगे राइजोफोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोफोरा हम इसको प्लांट को कहते हैं, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अनुकूलन की विधियां आप प्रवासन कर सकते हैं, जिससे जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप चले जा सकते हैं जलवायु के कारण, ठीक है, भोजन आदि की तलाश में। उसके साथ साथ आप देख लोगे भंडारण हो सकता है, निष्क्रियता आप यहाँ पर भी ये भी देख सकते हैं। स्पष्ट हो गया? अगला जो टॉपिक आता है वो आता है सर आपका बायोस्फीयर, जैव मंडल। जैव मंडल, अब जैव मंडल कैसे बनेगा? जहां पर जीव जंतु रहते हो, निवास करते हो, उसको हम जैव मंडल कहेंगे। ठीक है, तो इसको आप क्या है ध्यान में रखेंगे। देखिए सर, इस पृथ्वी पर सबसे पहले आपको मिलता है सर परमाणु, फिर उसके बाद मिलता है अणु, फिर मिलती है कोशिका, कोशिकाओं के संगठन से बनते हैं ऊतक, ऊतक से बनता है जीव, जीव से वनस्पति, वनस्पति से समुदाय, समुदाय से बनता है परितंत्र, और परितंत्र से बनता है बायोम, और बायोम से बनता है जैव मंडल, जिसका हम बात कर रहे हैं। वायुमंडल और कहीं ना कहीं जलमंडल और स्थल मंडल के ही एक चौथे पार्ट से बनता है जैव मंडल। ये शब्द दिया था आप देखोगे एडवर्ड स्वीट्स ने। जहां किसी भी रूप में जीवन संभव होता है उसी को हम खास तौर पर जैव मंडल कहते हैं। समुद्र की सतह से आप देखोगे, अगर हम जीवन की बात कर लें, जैव मंडल की बात कर लें, तो जो यहां से आप देखेंगे ये ऐसे मान लीजिए ये ओशियन है, ठीक है, इधर येलो दिख रहा है, और यहां से यहां तक एक हाइट निश्चित कर दी है 8 किलोमीटर। समुद्र की सतह से 8 किलोमीटर की आप देखोगे हुटा हुआ एरिया जो है जैव मंडल कहलाता है। क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट भी लगभग आप देखोगे 4800 कितना है, 88 है, कितना है, 48 है, बढ़ गया अब तो ये 49 हो गया, समथिंग बढ़ गया। ठीक, तो ये आपका क्या है, जैव मंडल कहलाता है। इसमें जितने भी जीव जंतु आपको देखने के लिए मिलते हैं। इट्स क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर होगी? चलिए, तो जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु। पारिस्थितिकी तंत्र में अगर हम देखें, इसमें खास तौर पर परितंत्र इको सिस्टम कहा गया है। इस शब्द को आप देखोगे एस.जी. टॉन्सले ने वर्ष 1935 में दिया, जो मैंने आपसे चर्चा करी। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों का एक तरीके से समूह होता है, इसी को हम परितंत्र कहते हैं। आप देखोगे इसमें स्थल मंडल है, और इसमें आप देखोगे पर्यावरण है, सदाबहार वनस्पति है, यहाँ पर कटीले जीव जंतु हैं, ये नॉर्थ है, ये वाला क्या है आपका इस परिस्थिति। इकोटोन एक रीजन आता है सर, इकोटोन। इकोटोन वह क्षेत्र होता है जहां पर आप देखोगे स्थल और जल दोनों का मिलन होता हो, वहां पर आपको जैव विविधता मिलती है, कोर प्रभाव का क्षेत्र मिलता है, अति संक्रमणकालीन क्षेत्र मिलता है, स्थल और जल दोनों क्षेत्र आपको मिलेंगे। आइए मैं आपको बता देता हूं क्या क्षेत्र है ये क्षेत्र सर। ये है आपको यहां से रिवर गिरती है नर्मदा, और ये स्थल भी है और ये जल भी है, तो ये एक क्या है, इकोटोन है। क्या है? इकोटोन हो जाता है सर। क्लियर? चलिए, स्थल और जल दोनों है सर इसमें, ठीक है। इधर आपको अरब सागर मिलेगा, इधर आपको पूरा लैंड एरिया है, तो दो चीजें मिल रही हैं। नेक्स्ट, इकोटोन में ये देखिए दिखा रहे हैं कि जल और जीवों के और प्लस कहीं ना कहीं स्थल के बीच का क्षेत्र होता है। ये स्थल है, ये जल है। सर्वाधिक जैव विविधता का प्रकार यहीं पर मिलता है। इकोलॉजी को कहते हैं आर्द्र भूमि, इसका एक उदाहरण माना जाती है।
इकोलॉजी इको प्लस लॉजी से बना हुआ है, और इको का मतलब होता है हैबिटेट मतलब घर, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, और ये बना था ओकिस प्लस लॉजी हैबिट और स्टडी के अनुकूल ये बनाया गया शब्द है। परितंत्र में आप देखोगे जैविक अजैविक दोनों घटक शामिल होते हैं, जो मैंने आपसे ऊपर चर्चा कर ली है। इसके घटकों को आप दो भागों में बांट देंगे, जैविक और अजैविक, मतलब बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में आप बात करेंगे, आप देखोगे प्लांट्स हैं, एनिमल है और अदर माइक्रो बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है। इसमें उत्पादक है, उपभोक्ता घटक है। इसमें आप देखोगे अजैविक घटकों में जल है, वायु है, मृदा है, प्रकाश है, ऊर्जा है, पोषक तत्व ETC है। उत्पादक स्तर पर स्वपोषी मैंने आपसे बात ही कर ली है, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, वो मैंने आपसे बात कर ली है। और इनका एक प्रोसेस होता है 6CO2 प्लस C6H12O। आप देखो सनलाइट पड़ती है, क्लोरोफिल की प्रक्रिया होती है, तो यहाँ से बनता है 6H12O6 प्लस CO2 इससे निकलता है, और इससे कार्बोहाइड्रेट इससे देखने के लिए आपको मिलेगा, जो कि जीवन के लिए बहुत जरूरी है। उपभोक्ताओं में अपनी ऊर्जा और भोजन के लिए उत्पादक स्तर पर आप देखोगे निर्भर करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए परितंत्र के एक दूसरे के जीवों के ऊपर ये रहते हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी होते हैं सर, ठीक है। द्वितीय उपभोक्ता में शाकाहारी में अगर हम देखें तो इस पे उत्पादक से भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। जैसे बकरी, आप देखो हिरन है, गाय भैंस, कहाँ से करते हैं? हरे पेड़ पौधों से, प्राथमिक उपभोक्ताओं से। द्वितीय उपभोक्ता में आप देखोगे शाकाहारी, मांसाहारी, मानव है, चूहा है, बिल्ली वगैरह को रख सकते हैं। तृतीय में मांसाहारी होते हैं। उपभोक्ताओं पर ये कहीं ना कहीं निर्भर ही रहते हैं, शेर, बाघ, चीता इत्यादि, ठीक है। चलिए, अब घटक आपको आप देखोगे इनको सैप्रोटिव्स का अध्ययन में रहते हैं, लेकिन इनको डिकम्पोजर कहते हैं। मृत अपघटक या मृत उपभोक्ता जो कहीं ना कहीं क्या है, उपभोक्ताओं को खाते हैं, मृत उपभोक्ताओं को कंज्यूम करते हैं। इसमें बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, फंगी और बैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरिया क्या होता है सर? आपने देखा होगा बैक्टीरिया से कई ऐसे रोग आपके हो जाते हैं, जैसे कभी कभी आपकी बॉडी पे स्पॉट बनते हैं, दांत बन जाते हैं, ऐसा कुछ खास कुछ नहीं। कभी आपने देखा होगा कि कुछ क्या होता है कि कुछ चीज़ अगर हम बॉक्स में रख देते हैं, कभी कभी उसके ऊपर एक वाइट कलर की फफूंदी जम जाती है, तो उसको फंजाई बोलते हैं। और कबक बहुत ज़्यादा कहीं कहीं आपको बहुत ज़्यादा जरूरी भी होता है। यह है मृत जीव के ऊपर आप देखोगे इनोर्म का एक तरीके से स्तर कर लेते हैं। इसको डिटरमाइन एक तरीके से अपर हाई के भस्म रखी के, जैसे कैचुआ है, डायरेक्ट आप देखोगे इसमें खा जाते हैं। मृत जीवों अवशेषों से ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं, मैंने आपको बताया था, पहले समझा चुका हूँ, इसमें और कुछ नहीं। पारिस्थितिकी के प्रकार की बात कर लें तो आप देखोगे सामान्यतः 4 प्रकार से हमने बांटा है। स्थल परिस्थिति, जलीय परिस्थिति, संक्रमण परिस्थिति और उसके साथ साथ सांस्कृतिक परिस्थिति तंत्र। वन में आप देखोगे सदाबहार वन है, पर्णपाती, कटीले वन, मरुस्थलीय, शंकुधारी वन, शीतोष्ण वन, टुंड्रा और मैंग्रोव्स, ये वन आपको मिलेंगे। स्वच्छ में आप देखोगे स्वच्छ जल में जैसे खारा जल स्वच्छ जल है। स्वच्छ जल में क्या है? बहता हुआ जल है, नदी का है, झील का है, रुका हुआ जल है, ठीक है। खारा जल में समुद्री है परितंत्र के रूप में। एक तरीके से तटीय क्षेत्रों के क्षेत्र में आपको मिलेगा। 2014 में सुनामी आई थी तो वो बह गया था, ठीक है। इसमें मैंग्रोव आप देखोगे फॉरेस्ट दिस एंड फ्यूचर IUCN की एक लिस्ट इसमें निकाला जाता है, अंगटाड इसमें निकालती है, ठीक है। संक्रमण क्षेत्र में आर्द्रभूमि है, ऐश्वर्य क्षेत्र है, मैंग्रोव है। ऐश्वर्य जहाँ पर नदी डेल्टा नहीं बनाती है, उसका पानी डायरेक्ट सागर में गिरता है, सागरीय जल प्लस नदी का जल वहाँ पर मिल जाता है, तो उत्पादकता बढ़ जाती है। मैंग्रोव जो वन होता है, अगर हम उसकी बात कर लें तो आप देखोगे जड़ें जलमग्न हो जाएं तो ही जीवित रहते हैं, और खारे पानी में भी ये जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। सांस्कृतिक परिस्थिति तंत्र की बात कर ले तो यहाँ पर कृषि, धान के खेत वगैरह वगैरह, जो औद्योगिक शहरीकरण वगैरह को हम रखते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ये आपको स्थल है और जल है, यहाँ पर दिखाया गया इकोटोन इफेक्टिव जोन, जो एड जोन है, इसमें S3 को दिखाया गया आर्द्र भूमि, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मिल रही हैं, S1 S2, ये महासागर का क्षेत्र आपको मिलेगा। आर्द्र भूमि क्या है? तो स्टूडेंट्स, इससे जो अगली क्लास होगी वो हम अगली क्लासेस में सारी चीज़ें देखेंगे, आर्द्र भूमि वगैरह वगैरह, ठीक है। इस क्लासेस में हम मोस्टली टॉपिक पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद, मन लगा के पढ़ते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, बाय।